एक सूचना आई और काफी चर्चा में है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया। अब ये बड़ा विश्लेषण का विषय है। लवली जी ने रिजाइन क्यों किया? जहां तक उनके व्यक्तित्व का प्रश्न है, युवा नेता हैं, जुझारू नेता हैं, दिल्ली की गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, थोड़े समय के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर कांग्रेस में आए। उन्हें इतना सम्मान मिला कि वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दोबारा बना दिए गए और अभी तक वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने जिस आधार पर अध्यक्ष पद से रिजाइन किया और जो उन्होंने कारण बताए, इनका विश्लेषण किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए रिजाइन किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कि जो दिल्ली यूनिट थी कांग्रेस की, वो ये चाहती थी कि आम आदमी पार्टी से समझौता ना हो और आम आदमी पार्टी के लोग जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं, संजय सिंह छूटे हैं और अरविंदर सिंह लवली का यह भी कहना है कि जो मानी बात है कि जो आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, जिसके कारण कांग्रेस सत्ता से हटी थी, उसमें एक बहुत बड़ा रोल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का था। ये पास्ट था, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब सवाल यह है कि रणनीतिक तौर पर पास्ट में जाना चाहिए, भूतकाल में जीना चाहिए, या वर्तमान की चुनौतियों को देखकर और भविष्य की चीजों की परिकल्पना करके आपको निर्णय लेना चाहिए। ये असली मुद्दा था। वरना पुराने इतिहास तो बहुत प्रदेशों के हैं, बहुत जगहों के हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या कोई कल्पना कर सकता था कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस एक मंच पे चुनाव लड़ेगी? क्या यह कल्पना की जा सकती थी कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एनसीपी के और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे? क्या यह कल्पना की जा सकती थी कि शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के बड़े नेता थे, उनके पिताजी मेंबर पार्लियामेंट थे, वो भी बड़े नेता थे, उनका पूरा परिवार टीएमसी में था, और ममता बनर्जी भी कभी कांग्रेस में थी, बड़ी फायर ब्रांड लीडर थी, अलग पार्टी बनाई। तो पास्ट तो इस प्रकार के हैं कि अगर उसकी उधेड़बुन में आप लगे रहे तो अंतहीन है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का भी जो मुख्य मुद्दा होता है, वो हमेशा 50-60 साल पहले चले जाते हैं, 70-80-100 साल पहले चले जाते हैं, 500 साल पहले चले जाते हैं। वो वर्तमान में नहीं जीते हैं, वो भविष्य की बात नहीं करते हैं। जो लवली जी ने कहा कि दिल्ली का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम नहीं करना चाह रहे थे, ये उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तरफ से कहा। अगर एक हम जैसे एनालिस्ट हैं और जो देश की जनता है और दिल्ली की जनता भी है, वो इस बिल्कुल स्पष्ट जानती कि आज के तारीख में 2024 के चुनाव में अगर चुनाव में इंडिया अलायंस है तो एकमात्र उसका कारण है इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी अलग इलेक्शन लड़ती और पुरानी बातों को याद करके कांग्रेस अलग इलेक्शन लड़ती और आम आदमी पार्टी अलग इलेक्शन लड़ती, तो आम आदमी पार्टी को करीब 25% वोट मिलते, 27-28% वोट कांग्रेस को मिलते और 44-45% वोट बीजेपी को मिलती और बीजेपी जीत जाती। क्योंकि एक सब जानते थे कि बीजेपी का जो 35-36% वोट है वो सॉलिड है, और जब निराशाजनक स्थिति होती, लोगों को पता चलता, जो फ्लोटिंग वोटर है जो ये समझता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मजबूत लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो भी निष्क्रिय होकर बैठ जाते और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती।
जब से ये गठबंधन बना है, इस गठबंधन बनने के बाद आज के तारीख में 7 सीटों पर मुकाबला बहुत कड़ा है और कई सीटों पर जो फीडबैक मिल रहे हैं, जो जमीनी स्तर पे बात हो रही है, वो ये हो रही है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी का जो संघर्ष है वो 7 सीटों में करीब 50% या 40%, 60%, 60%, 40% के बंटवारे में हो सकता है। लेकिन अगर पुरानी बातों को याद करके लवली जी को ये लगता है कि अगर आज के मुद्दे जो हैं वो पुराने इतिहास को देखकर निर्णय लेने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि लवली जी का जो एक वैचारिक धरातल है और जो जनता का वैचारिक धरातल है, जो जनता समझ रही है, जो उसके मुख्य मुद्दे हैं, वो उससे विमुख हो गए। आखिर अरविंदर जी के आज के तारीख में क्या उनको ये लगता है कि अलग अलग इलेक्शन लड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए मार्ग प्रशस्त कर देना चाहिए, उनको जिता देना चाहिए। जिस प्रकार का शासन पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान ने देखा है, भारतवर्ष ने देखा है, क्या उसको इसी प्रकार से स्वच्छंद रूप से चलते देना चाहिए? क्या जो बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, बल्कि उम्मीदवारों के द्वारा, कि अगर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 400 सीटें मिलती हैं तो संविधान को बदल देना चाहिए। तो ऐसे समय में जहां पे जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय नहीं बल्कि वो बहुत बड़े मुद्दे हैं जो लोकतंत्र और संविधान से संबंधित हैं, तो ऐसे समय पे जैसे आपने सुना है कि जब शेर शिकार करता है तो 2 कदम पीछे खींचता है, बैठता है और फिर छलांग मारता है, या आर्मी की लैंग्वेज में यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है, रिट्रीट इज ए स्ट्रैटेजी। कभी कभी जो सेना है वो पीछे हटती है इसलिए कि उसे युद्ध जीतना है। और इस समय जो मुद्दे हैं देश के सामने वो बहुत बड़े मुद्दे हैं, वो संविधान के मुद्दे हैं, वो लोकतंत्र के मुद्दे हैं, और जीत और हार पर देश का भविष्य निर्भर करता है। तो लवली जी का यह कहना कि उदित राज जी को गलत टिकट दिया गया, कन्हैया कुमार को गलत टिकट दिया गया, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, इस पे आप लोग सहमत हो या ना हो, मुझे ऐसा लगता है, जबकि मैं पूरा सम्मान करता हूं लवली जी का, उनके जोश का करता हूं, उनकी जवानी को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक ऐसे समय पर जो चुनाव बिल्कुल सामने था और जिस समय बिल्कुल प्रचार जो है वो अपने एक्सट्रीम पर है और जिस समय दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो गई हैं, उस समय अध्यक्ष पद से रिजाइन कर लवली जी ने एक नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास किया है और उस प्रकार का मतभेद पैदा करने का प्रयास किया है जिसका मेरे ख्याल से कोई फल मिलने वाला नहीं। क्योंकि चांदनी चौक की सीट की बात की जाए तो ये बात सब जानते थे कि वहां जयप्रकाश अग्रवाल और अलका लांबा के बीच में लड़ाई है, किसको टिकट मिले। तो अलका लांबा अगर शिकायत करती कि उनको टिकट नहीं मिला तो बात समझने वाली थी, लेकिन अलका लांबा ने कुछ नहीं कहा। आज तो बिल्कुल अच्छे जोश के साथ कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं, प्रवक्ता भी हैं और बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं। ये सबको पता है कि जयप्रकाश अग्रवाल वहां के लोकल नेता हैं, उस समुदाय से आते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जिस समाज से आते हैं उसी समाज से आते हैं, और वो समाज ऐसा समाज है जो कि वहां पे बहुतायत पे है। एक तो वहां अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा हैं और दूसरा जो जिस समाज से जयप्रकाश अग्रवाल आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आते हैं वो भी बहुतायत में है। तो उनके बीच में जो रणनीतिक तरीके से लड़ाई हो सकती थी उसके हिसाब से जयप्रकाश अग्रवाल एक अच्छे कैंडिडेट थी। उदित राज भारतीय जनता पार्टी में थे, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, उसको छोड़ के कांग्रेस में आए थे और उसके बाद कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। जहां तक कन्हैया का सवाल था, जो आज मुझे लगता है अब अनिल चौधरी वहां पे एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, शीला दीक्षित जी के पुत्र जो है एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, हो सकता है अरविंदर सिंह लवली भी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति वहां पर है और जिस प्रकार से मनोज तिवारी वहां पे कैंडिडेट हैं, नॉर्थ जिस सीट से कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं, वहां पे मनोज तिवारी की छवि बहुत ज्यादा खराब है।
वहां पे बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, दलित वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, मुसलमान वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ये बहुतायत में है। मनोज तिवारी क्योंकि एक कलाकार हैं, बिहार के कलाकार हैं, उनकी पैठ है, और जहां पे अगर एक बिहारी नॉन बिहारी की संघर्ष होता है तो वोटों का डिवीजन होता है, आप जानते हैं। लेकिन क्योंकि कन्हैया कुमार को कैंडिडेट बनाया गया, और कन्हैया कुमार की जो एक प्रतिभा है, बोलने की क्षमता है, और क्योंकि उनको बिहार से टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि वहां पे अपने जो पुराने तपे तपाए नेता थे, और आरजेडी और कांग्रेस और सीपीआई और सीपीआई एमएल के बीच के जो संबंध थे, वहां पे कम्युनिस्टों को सीट देनी पड़ी। तो अगर कांग्रेस हाई कमान ने अगर सोच समझ के निर्णय लिया, और कन्हैया कुमार ने जिस प्रकार से कांग्रेस के लिए पूरे देश के अंदर प्रचार किया है और कांग्रेस की छवि को साधने का प्रयास किया है, और मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया है, तो मेरे ख्याल से रणनीतिक तौर पे तो गलत निर्णय नहीं है। जयप्रकाश अग्रवाल का कैंडिडेचर गलत नहीं है, कुलदीप का ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेचर गलत नहीं है जो आम आदमी पार्टी ने दिया, सोमनाथ भारती का भी गलत नहीं है। तो क्या अरविंदर सिंह लवली ये मानते हैं कि चुनाव को तश्तरी पे रखकर भारतीय जनता पार्टी को दे देना चाहिए था? क्योंकि आज के तारीख में ये बिल्कुल सच है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब 2013 के अंदर आंदोलन चला था अन्ना हजारे का, तो उसमें ये बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी पार्टी के जो आज बड़े नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से काम किया था, वो पास था। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़ी हैं और लड़ाई अस्तित्व की है, 2024 के चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस हारा, तो इन लोगों को बेल नहीं मिलने वाली है, 8-10 साल जेल में रहेंगे, बल्कि बहुत सारे इंडिया अलायंस के भी नेता जेल में रहेंगे, क्योंकि किसी के आरोप पर, किसी की गवाही पर किसी को जेल भेज दिया जाएगा। फिर आप जानते हैं जैसा हो रहा है, या तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ या जेल जाओ। तो जैसे कहते हैं कि कांटे से कांटे को निकाला जाता है, आज के तारीख में जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जेल में जिस प्रकार से भेजा गया है, उसकी वजह से सुनीता केजरीवाल के दिल्ली में रोड शो करने से, और जिस प्रकार की सहानुभूति दिल्ली के अंदर उमड़ रही है, और उसकी वजह से आज की तारीख में दिल्ली के अंदर लड़ाई इतनी तगड़ी है कि ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि साथ में कितनी, जबकि पहली इलेक्शंस के अंदर आपने देखा 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती, और अगर अलग अलग चुनाव लड़ते तो बीजेपी 7 सीटें जीतती। पंजाब के अंदर स्थिति अलग थी, क्योंकि वहां नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है, अकाली दल तीसरे नंबर की पार्टी है। तो वहां एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बिल्कुल सही था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़े, जिससे जो उनका वोटर है वो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अकाली दल में चला जाए। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी अलग लड़ रही है और सीपीएम कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक तरफ लड़ रही है, वेस्ट बंगाल केरला के अंदर कम्युनिस्ट अलग लड़ रहे हैं, वो रणनीतिक मामला है। लेकिन दिल्ली के अंदर का जहां तक सवाल है, अगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ये मानता है कि जीतना आवश्यक है, या पुरानी हिस्टोरिकल चीजों को देखकर उसके आधार पर निर्णय, अगर इस प्रकार के निर्णय होने लगे, तो जिन लोगों को राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है उसमें कम से कम 80% लोग ऐसे हैं जिनको राज्यसभा में बीजेपी को नहीं भेजना चाहिए था। चाहे अशोक चौहान हो, चाहे पीएन सिंह हो, चाहे जितिन प्रसाद को पीलीभीत से इलेक्शन लड़ाना हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा को आसाम से चीफ मिनिस्टर बनाना हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी को वेस्ट बंगाल, अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना हो, या एकनाथ शिंदे को वहां पे चीफ मिनिस्टर। लेकिन वो एक रणनीति है, और उस रणनीति के तहत अगर आप अपने हाई कमान के साथ नहीं चल सकते, और जो देश के सामने बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनके लिए देश जूझ रहा है, जिसके लिए समाज जूझ रहा है, कि पूरा का पूरा देश 2 भागों में पोलराइज हो गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो माननीय मोदी जी के लिए गए निर्णय, उनके जो तौर तरीके हैं और जिस प्रकार से वो काम करना चाहते हैं, उसका कट्टर समर्थन, जो करीब 35% है, और करीब 60% लोग ऐसे हैं जो उससे नहीं चाहते ऐसा, जो चाहते हैं कि देश के अंदर संविधान रहे, लोकतंत्र रहे, उसी प्रकार की भावना रहे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में थी। तो ये पोलराइज्ड इलेक्शन है। इस पोलराइज्ड इलेक्शन में जो अपोजिशन यूनिटी है उसको डिवाइड करना
और इलेक्शन के तुरंत पहले एक मैसेजिंग देना, मेरे ख्याल से जो मेरा अपना विवेक कहता है और मेरा एनालिसिस कहता है कि लवली साहब ने शायद मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है, जो उचित नहीं है। क्योंकि यहां देखिए लड़ाई जो है वो है गांधी और गोडसे के बीच की। एक विचारधारा गोडसे को मानने वाली है, एक विचारधारा गांधी को मानने वाली है, और निर्णायक लड़ाई है। 2024 के चुनाव से निर्णय होगा कि हमारा देश 2024 के बाद कैसे होगा। आप देख रहे हैं जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, सियाचिन के अंदर चीन जो है सड़क बना रहा है, सोनम वांगचुक लद्दाख के अंदर स्ट्राइक पे बैठे रहे 17 दिन, क्योंकि वहां चीन जो है वो कब्जा कर रहा है, चारागाहों पे कब्जा कर रहा है। आपको पता चला कि रूस से जो तेल के टैंकर चले, कंसाइनमेंट चले, उनको हैती उग्रवादियों ने बीच में रोका और उसका विस्फोट किया और उसमें नुकसान पहुंचाया। आपको यह भी पता है कि यूके ने, ऋषि सुनक ने, जैसा सूचनाएं प्राप्त हुई, 5,000 भारतीयों को जो गैर कानूनी तौर पर ब्रिटेन के अंदर रह रहे थे, उनको डिपोर्ट करने का निर्णय ले लिया और उनको भेज कहां है? रवांडा। रवांडा सरकार को कुछ पैसा दिया जाएगा और रवांडा में जाके वो रहेंगे। इसका मतलब यह है कि जो आपके विदेश से संबंध हैं वो इतने ज्यादा खराब हो गए कि आप ही के देश का, आप ही के धर्म का मूल निवासी जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है, वो आपके देश के 5,000 बच्चों को, जो 22 से 28-29 साल के हैं जैसा बताया जा रहा है, उनको रवांडा निष्कासित कर रहा है, या कह रहा है कि कोई दूसरा देश तुम्हें अगर शरण दे तो बात दूसरी है, लेकिन हम यूके में नहीं रहने देंगे। वो आपके देश के लोगों को शरणागत करने के लिए भी तैयार नहीं। तो ऐसी विषम परिस्थिति में जब देश के सामने बहुत बड़े बड़े मुद्दे खड़े हो गए हैं आकर, और ये लग रहा है कि चुनाव जो है इसे निर्णायक मोड़ पे है, जहां पे देश में लोकतंत्र जीत सकता है और संविधान जीत सकता है, उस समय इस प्रकार का निर्णय और इस प्रकार की मैसेजिंग करके लवली साहब ने क्या करने का प्रयास किया है। कभी उनसे मौका मिला बात करने का तो मैं जानने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो समझना आसान नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पहले उनकी इमेज टार्निश की गई, उनको किस प्रकार के नामों से पुकारा गया आपको पता है, जिस प्रकार के मीम्स बनाए गए, किस प्रकार व्हाट्सएप पे उनकी बदनामी हुई, किस प्रकार उनके स्टेटमेंट को काटा फाटा गया और बदनाम किया गया। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके 4,000 किलोमीटर एक बार, 6,000 किलोमीटर एक बार, जिस प्रकार से जनता से उन्होंने संपर्क स्थापित किया, उस चीज को उन्होंने बिल्कुल चेंज करने का प्रयास किया, बल्कि चेंज कर दिया। और आज के तारीख में एक अच्छी पर्सनालिटी, एक लोकतांत्रिक पर्सनालिटी बनकर राहुल गांधी खड़े हो गए हैं। और उस निर्णायक युद्ध के समय जिसको आप अपना नेता मानते थे और जिसने इतना आप पे कृपा की थी, आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उस स्थिति में बना दिया गया था जबकि आप अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे और वापस आए थे। तो अगर आपको इस बात की परेशानी है कि उदित राज को टिकट क्यों दिया गया, कन्हैया कुमार को टिकट क्यों दिया गया, तो ये प्रश्न तो आपके भी दिमाग में आना चाहिए था कि जब आप बीजेपी में चले, कन्हैया कुमार कम से कम बीजेपी में नहीं गया था। कन्हैया कुमार की भी इमेज को जिस प्रकार से टार्निश किया गया, जेएनयू का प्रेसिडेंट, जेएनयू को भी बदनाम किया गया, कन्हैया कुमार को भी बदनाम किया गया, झूठे नारों का आरोप उस पर लगाया, उसकी कोर्ट के अंदर पिटाई की, पुलिस की प्रेजेंस में पिटाई की, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताया गया। बाद में प्रूव कुछ नहीं हुआ, पता चला नारे किसी दूसरे ने लगाए थे और लपेट दिया था जेएनयू के अध्यक्ष को और जेएनयू को बदनाम कर दिया, जो विश्व का, भारत की पृष्ठभूमि में एक सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, जो पहले कम्युनिस्ट था और बाद में वो कांग्रेस के अंदर आया, लेकिन विचारधारा में बहुत लेफ्ट है, सेंटर टू लेफ्ट है, लेकिन आप तो सेंटर से राइट गए और फिर सेंटर में आ गए और आपको सेंटर टू लेफ्ट वालों से परेशानी है। तो यहां तो लड़ाई ही सेंटर टू लेफ्ट और सेंटर टू राइट के बीच की है। तो मेरा विश्लेषण ये कहता है कि जो अरविंदर सिंह लवली ने ये मौके पे वार किया है, ये देश के जो मूल सिद्धांत हैं और देश की जो इस समय परिस्थिति है, और आमने सामने खड़े हैं वो लोग जो अग्निवीर लाना चाहते हैं, जो किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहते हैं,
जो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो कि अग्निवीर योजना को खत्म करना चाहते हैं, देश की हर महिला को 1 लाख रुपए साल देना चाहते हैं, जो एजुकेशनल लोन्स हैं उनको राइट ऑफ करना चाहते हैं, और इसकी भरपाई अमीरों के द्वारा कमाई गई संपत्ति से कर कर अमीरों के से वसूले गए धन को गरीबों में बांटकर काम करना चाहते हैं। एक पक्ष चाहता है कि 14-15 लाख करोड़ के जिस प्रकार ऋण अमीरों के पूंजीपतियों के माफ हो वैसे ही होता रहे, और दूसरा पक्ष चाहता है कि नहीं, उनके ऋण माफ ना हो, उनसे वसूली की जाए और किसानों के ऋण माफ हो, एजुकेशनल लोन माफ हो। तो एक ये लड़ाई जो अमीर गरीब के बीच की थी, ये जो गांधी और गोडसे के बीच में थी, ये लोकतंत्र की लड़ाई थी, ये संविधान विरोधी और संविधान समर्थकों की लड़ाई थी। इसको अरविंदर सिंह लवली ने एक गहरी काली गुफा में धकेल दिया है, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है, आप क्या फील करते हैं, आप बताइएगा। आपके टिप्पणियों को देख के मुझे पता चलेगा जो मैं सोच रहा हूं वो सही है गलत। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।